नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। हाय श्रीधर आज भाई। हाय एवरीबॉडी। आज दारू नहीं पिया हूँ मैं, बेवड़ा हूँ। 5 फरवरी 2022 रात के 9:20 हुए हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो पनवेल का समूह है, रविकांत भाई, अभय भाई और उनकी पूरी टीम है, उन्होंने मुझे ये सेवा करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरी कहानी बताऊंगा मैं 18 साल का था तब मैं शराब पीना शुरू किया। 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज डॉक्टर श्रीकांत जोशी, भिवंडी थाना के साइकेट्रिस्ट, मानस उपचार तज्ञ, मेरे पिताजी और भिवंडी ग्रुप के सभासद ओल्ड टाइमर सुभाष की, इनकी बदौलत मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा मिला। 11 साल मैं शराब पिया हूँ, उसमें से पहले 5 साल में 3 महीने में एक बार पिया हूँ, और बचे हुए 6 साल में मैं एक दिन अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के आधा बाटली शराब पिया हूँ, क्योंकि मेरा सप्ताह बैठता था। मतलब मैं शुरू किया तो एपिसोडिक जिसको बोलते हैं वैसे एपिसोड चलता था मेरा, एक बहुत दिन तक चलता था शराब पीना कंटिन्यूअस। और इतना पीना कि फिर बाद में खाना नहीं, कुछ नहीं साला, तबीयत की वाट लग जाती थी। फिर पानी पियो तो भी उल्टी होती थी, पानी पियो तो भी संडास हो जाती थी, ऐसी अवस्था आती थी। फिर सलाइन लगाना पड़ता था। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरी मेडिकल स्टोर थी खुद की, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था। मैं दुकान में ही बुलाता था और सलाइन लगाता था। और टनाटन होने के बाद में पागल जैसा वापस दारू पीने को जाता था। मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं 32 साल शराब से दूर हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने आप के ऊपर हंसता हूँ कि इतना कैसा पागल आदमी होता है कि पागल शराब पीने की वजह से वाट लग गई है, तबीयत की हालत खराब हो गई है, और ये टनाटन होने के बाद वापस शराब भी पीने जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने तक मैंने बहुत कुछ गवाया है। मेरा धंधा गया है, मेरी इज्जत गई है, मेरा पैसा गया है। हम लोग ने 20 सवाल में देखा है कि कहाँ कहाँ मार खाया है। आज भी कभी कभी मुझे चर्बी आती है, मस्ती आती है, मैं भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं शराबी नहीं हूँ, शायद मैं बेवड़ा नहीं हूँ, शायद मैं हाई बॉटम वाला हूँ। तो ये सब मुझे याद करना पड़ता है। और बिग बुक निकाल के, 12x12 निकाल के, लिविंग सोबर निकाल के, मेरा सबसे फेवरेट वाला किताब तो लिविंग सोबर ही है भाई। बिग बुक से और 12x12 से ज्यादा मैं लिविंग सोबर में मजा आता है मेरे को, क्योंकि कहीं भी कोई भी किताब की कोई भी पन्ना खोलो तुम, उसमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है मुझे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं ये सब क्या क्या गवाया, कितना गया, और उसका गम भी नहीं था। लोग तो मुझे कहते थे, अबे यार ऐसा पिएगा तो मरेगा। तो मैं बोलता था, अरे सबको तो मरने वाला ही है ना, कोई खटिया पे बैठ के सोए, कोई खटिया में सोएगा मरेगा, कोई हॉस्पिटल में मरेगा, मैं पीते पीते मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है यार। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले सिर्फ मेरा नुकसान हुआ था, ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर मैं उसे डिफेंड करता था, मैं उसका समर्थन करता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान का कृपा है, क्या बाप दादे की पुण्य ही रहेगी पता नहीं भाई। अल्कोहलिक्स अनस में आया, लेकिन मैं अल्कोहलिक्स अनस में आया और तुरंत कबूल कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। मैं पावली ज्यादा होने की वजह से 4 मीटिंग किया, फिर वापस सोचने लगा, मैं बेवड़ा हूँ क्या भाई, ये तो इनके जैसा तो है ही नहीं भाई, अपना इतना खराब खराब है पण तेवढा खराब नहीं, ऐसे मराठी में कहते हैं। तो वैसे होने लगा मेरे बारे में। तो मैं सोचते रहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी। लेकिन मैं वापस पिया शराब। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 4 मीटिंग में आने के बाद में मैं 9 अक्टूबर को वापस पिया, और 10 अक्टूबर को सुबह मेरे को अक्कल आई कि मैं बेवड़ा हूँ, मेरे को थोड़ी शराब नहीं पी सकता हूँ। मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, मानसिक आसक्ति, शारीरिक तहान। और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आते रहा। उसके बाद में भिवंडी में रहता था मैं, तो मंगलवार शनिचर हमारी भिवंडी ग्रुप की तो मीटिंग चलती थी। उसके अलावा मैं कल्याण जाने लगा, थाना जाने लगा, डोंबिवली जाने लगा, कड़वा जाने लगा, मुलुंड जाने लगा। हमारे यहाँ थाना में जेके कंपनी करकी है, वहां पर शनिचर को शाम को 4:30 बजे आज भी मीटिंग चलती है। उसका नाम कुछ तो अलग है, कंपनी का नाम जेके है। तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर मीटिंग चलती है, वहां मैं अक्सर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि खाने के वांदे थे, पैसे कम थे, और वहां पर कंपनी खर्चे से 10 पैसा वाला वड़ा आता था, और हमारे मुकुंद भाई थे, तो मैं 7-8 वड़ा खाता था।
वहां पे छोटा वड़ा रहता था साइज, लेकिन मैं 7-8 वड़ा खाता था और वो भी दिल खोल के देता था। वो बोलता अरे हम लोग बुढ़े हो गए, तुम लोग जवान है, खाओ भाई। और मैं मेरे साथ दोस्त लोग थे, अनिल बिनिल वगैरह थे, अभी कोई उसमें कहाँ गया, कोई किधर गया मालूम नहीं, लेकिन हम लोग दबा के वड़ा खाते थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे अंदर बदलाव आने लगा। मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ा, मुझे 12 कदम के बारे में पढ़ाई करनी पड़ी, 12 कदम का आचरण करना पड़ेगा, चौथा कदम लिखना पड़ा, पांचवा कदम स्पॉन्सर के सामने बैठ के पढ़ना पड़ा, आठवां कदम में फिर से लिस्ट बनाना पड़ा, नौवां कदम में जिसके पास से पैसे की मारामारी की थी उसको जाके वापस दिया पैसा, 10वां कदम में मुझे रोज याद करना पड़ता है कि आज क्या गलती हुई मेरे हाथ से, 11वां कदम में मैं भगवान से कोशिश करता हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, 12वां कदम में जो कुछ मुझे मिला है, मेरे अंदर जो बदलाव आया है, वो मैं दूसरे देने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन 12 कदमों की वजह से मेरे को 2-3 सब चीजें समझ में आई। एक तो मैं पागल आदमी हूँ, मैं पागल इन द सेंस मुझे साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की ही जरूरत थी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली साइकेट्रिस्ट ने मेरे को पहले दिन में ही लिख के दिया कि तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाओ, इसके लिए मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से बच गया हूँ। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बिल डब्ल्यू कहता है हमें 3 चीजें हमारे बारे में होती थी। अगर शराब नहीं पीता था मैं, तो मैं अस्वस्थ, असमाधानी और वैताग लेला, ऐसे डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमको बताया है कि जब तक मैं पीऊंगा नहीं तो रेस्टलेस, इरिटेबल, ये सब होते रहता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद शराब बंद हो गई, लेकिन मैं अस्वस्थ, असमाधानी, वैताग लेला रहने ही लगा, ऐसे ही चलते रहा। और फिर मेरी समझ में आ गया आहिस्ता आहिस्ता कि जिंदगी में क्या बदलाव है, क्या बिगड़ा है, उसे देखना पड़ेगा यार। अनमैनेजेबिलिटी मेरी कहाँ कहाँ है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही अस्वस्थ, इरिटेबल, बीवी आज ये बोली, बॉस ये बोला, ट्रेन में चढ़ते समय किसी का धक्का लग गया, हर चीज के ऊपर मैं झगड़ा करता था, इरिटेट होता था। अब मैं 62 साल का हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ दूसरे माले पे, कभी भी कबूतर खिड़की पे बैठ के कुटर कुटर करता है तो मेरा भेजा खराब होता है। पहला मैं उठ के ये लेता हूँ, लकड़ा लेता हूँ, डंडा लेता हूँ लंबा, और उसको हकाल देता हूँ, तब मेरी शांति हो जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में समझ में नहीं आता है मुझे, आने के बावजूद भी, इतने साल के बावजूद, कि मुझे शांति चाहिए। और शांति अपना आप अचानक तो आने वाली नहीं, जैसे मेरी शराब बंद हो गई थी अचानक, भगवान की कृपा से एक दिन मैंने तय किया आज नहीं पीऊंगा, और भगवान ने मुझे साथ दिया, और उस दिन का मेरा ऑब्सेशन था वो लिफ्ट हो गया, और मैं शराब नहीं पिया, मेरा टाइम जो था तभी, और मैं आज एक एक दिन करके शराब से दूर हूँ। लेकिन ऐसे बाकी चीजें नहीं जाती है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स बोलता है, शॉर्टकमिंग्स बोलता है बिल डब्ल्यू, जो हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है। इसीलिए मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। और पहला कदम का पहले हिस्सा जो था, हमने पिछले 4 हफ्ते 5 हफ्ते देखे कि मेरी अनमैनेजेबिलिटी जो है, वो मेरा टॉपिक आज का है। पहले कदम में हम लोग ने पिछले 4 हफ्ते में देखा था कि कौन सी जगह मेरा बॉटम हिट किया हूं मैं, और जहां मैंने बॉटम हिट किया वो ढूंढना ऐसा है कि जितनी धुलाई होगी बस हो गया, और नहीं मांगता भाई। बीबी से झगड़ा चालू है, बीबी छोड़ के मैके गई है, बस 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 इतना ही तक काफी है। आगे वाला जो है वो घटस्फोट होना, डिवोर्स होना, फिर उसको फिर आधा पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर आएगा, दूसरी शादी करोगी तो भी पहले को पैसा देना पड़ेगा, जान अटकी रहेगी, ये वो झगड़ा होते रहेगा, तो उससे मैं बच गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे समझ में आया कि बस जितनी धुलाई होगी बहुत होगी भाई, और धुलाई नहीं चाहिए। तो मैंने बॉटम हिट कहाँ कहाँ किया है, ये मैं 20 सवाल में, 12 सवाल में लिख कर अपने आप के साथ में ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद में अभी मेरे को समझ में आ गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पहला कदम का अनमैनेजेबिलिटी बोलता है, उसमें क्या क्या है। उसमें 9 आइटम है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, कौटुंबिक, ए में टाइम, सामाजिक, कायदेशीर, ऐसे बहुत सारे आइटम है। आज हमने चर्चा के लिए लिए हैं 3 आइटम है, शारीरिक, आर्थिक और व्यावसायिक। तो पहले हम लोग शारीरिक के बारे में बात करेंगे। पहले मैं सबसे अपने अनुभव बताऊंगा, शारीरिक अस्ताव्यस्तता कैसी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आया
तब शराब पीने की वजह से तबीयत की वाट लग गई थी पूरी। कच्ची दारू पीता था, कुछ खाता पीता नहीं था, तो शराब के ऊपर असर था। शुरू शुरू के दिनों में मैं पतला ढीला 28 किलो 40 किलो वाला वजन वाला था। आहिस्ता आहिस्ता वजन मेरा बढ़ने लगा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शारीरिक अस्त व्यस्त, कई सारे लोग ऐसे हैं अभी हमारे यहाँ साथ में जो 27 बंदे हैं, उसमें से कई सारे लोगों को कई सारी बीमारियां होगी, चाहे ये नए हैं पुराने हैं। हर आदमी को कोई न कोई तो बीमारी होती ही है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी अस्ता व्यस्तता मुझे ढूंढना है। तो सबसे पहला ये मुझे पूछना है कि मुझे बीमारी कौन सी है। हम लोग जब मिलते हैं कागज पे लिखने के लिए बोलते हैं, भाई तेरी कौन सी बीमारी लिख, क्या है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मूलव्याध है, क्या जो कुछ है वो लिखो। अच्छा, ये लिखने के बाद हम पूछते हैं अपने आप को कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें लिखने को बोलता है। फिर उसके ऊपर डॉक्टर के पास जाके सलाह लिया, क्या कब लिया, डायबिटीज वाले रहेगा तो उसको पूछते हैं हम लोग कि भाई तेरा कितनी बार तूने लास्ट टाइम कब किया था शुगर। बीपी वाले को पूछते हैं कि बीपी का इंस्ट्रूमेंट मिलता है भाई, 1000 1500 का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, घर में बैठ के क्यों नहीं देखता है, अचानक 140 होने के बाद तेरे को अक्कल आती है, उसके पहले तेरा समझ में नहीं आती है। तो ये बीमारियों के साथ रहना है और ये बीमारियों से कम तकलीफ हुई, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मेरे को दो चीजें थी, एक थी मूलव्याध, मूलव्याध मतलब पाइल्स। तो अरे मेरे को मिर्ची खाना आज भी बहुत पसंद है, वड़ा पाव वाले के पास जाएगा तो ऐसा ऊपर इतना रखा हुआ रहता है हरी मिर्ची, हाँ मेरे को मजा आता था। लेकिन जैसे जैसे वो मूलव्याध का, पाइल्स का, फिर फिशर हो गया, फिस्चुला हो गया, तब मेरी फट गई। और मैं फिर शराब से दूर हूँ भाई, लेकिन 10-10 कप चाय कॉफी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। और फिर शुद्ध शुक्र है कि तंबाकू मावा मैंने खाया नहीं। आ, जानबूझ के 30-40 मिनट चलना चाहिए, ये मैं कभी नहीं किया। मैं योगा किया हूँ, मैं योगा शिक्षक हूँ, योगा कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ रोज। मेरी घरवाली जो है वो हमारी शादी होने से पहले वो योगा करती है, वो डीएड किया था वसई में, तो तब से वो 12th स्टैंडर्ड में थे तब से योगा करती है और चलती है। तो हमारी शादी को अभी 30 साल हो गए, सोबराइटी में शादी हो गई मेरी, 30 साल से ज्यादा हो गए। रोज सुबह वो, मैं अभी वर्ली में रहता हूँ, बम्बई में दादर में वर्ली में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ से समुंदर 2 मिनट के, दो दो 5 मिनट के अंतर पे है समुंदर, तो ये रोज चलने जाती है। अभी तो सोसाइटी में घूमती है, कोरोना की वजह से बाहर नहीं जाती, तो रोज जाते समय मेरे को पूछती जाती है, ये तो ना चाला है ना। मैं हमेशा वही बोला, हाँ तू चल आगे मैं आता हूँ। कुछ नहीं गया, 30 साल से मैं चलने नहीं गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे को समझ में आया मेरी बीमारी कौन सी है और मैं उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आगे चल के मुझे स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस में बताया था कि गाड़ी नहीं चलाना। और मैं, अभी डोंबिवली वाले मेरे भाई बताते हैं, मैं डोंबिवली से निकलता था 9:05 पे, और बराबर 10 बजे तभी आज तक चलता था, आज तक चैनल नहीं था टीवी में, दूरदर्शन में आज तक नाम के ये चलता था 10 बजे। वो सुनने के लिए मैं बराबर 9:05 में निकलने वाला बंदा 10 बजे कैसा गाड़ी चलाता था, 25-30 किलोमीटर बीच में, कल डोंबिवली से कल्याण, कल्याण से भिवंडी। तो बाद में मुझे स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए मैंने बहुत कुछ किया। फिर 10-15 साल के बाद में मैंने सब किया, एलोपैथी आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथी वाले के पास गया। होम्योपैथी वाले ने बताया मुझे कि भाई तेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, खुन्नस छोड़ना पड़ेगा। चौथे कदम में तो बहुत बार लिखा भाई, लेकिन नहीं जाता था, क्योंकि उस आदमी के लिए भला, उस आदमी का भला होने दो, ये बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, मैं बोलता ही नहीं था। मैं बोला उसकी भी सत्यानाश होने दो। तो मेरा होम्योपैथी डॉक्टर ने बोला भाई देख मैं तुमको दवा देता हूँ, लेकिन देती हूँ, लेडी है, मैडम है, तो उन्होंने बोला दवा तो दूंगी मैं, लेकिन तुम अगर ये खुन्नस छोड़ने को तैयार नहीं है तो दवा का कुछ फायदा नहीं होगा, तो दवा मत लेना मेरी, मैं बंद कर देता हूँ, मैं नहीं दवा दूंगी। तो फिर उसने मेरे पास से कबूल करवाया, फिर मैंने कोशिश की, फिर उसके दवा से मेरे को फायदा हुआ। तो अभी मेरा पाइल्स कम है, निग्लिजिबल है, उसका तकलीफ नहीं होता है। स्पॉन्डिलाइसिस का थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी भी गाड़ी मस्ती किया तो तकलीफ होता है। नाक में से खून आता था वो बंद हो गया। फोड़ा आता था मेरे को बहुत बार, सब जगह फोड़ा है मेरे, आंख में फोड़ा, नाक में फोड़ा, कान में फोड़ा, मुंह में फोड़ा, गांड में फोड़ा, सब जगह फोड़ा आता था मेरे को। अल्कोहलिक सनस में आने के बाद में मैंने दवा किया, आयुर्वेदिक किया, एलोपैथिक किया, और ये जो बाकी सब धंधे थे ना मेरे,
चलना नहीं, योगा नहीं, ध्यान नहीं, चाय कॉफी पीने का, ये सब आहिस्ता आहिस्ता करने लगा। मैं उपवास करने लगा। मेरे को जो चीज अच्छी लगती थी, काजू कतली लाएगा तो मैं 1/4 किलो, आधा किलो काजू कतली एक साथ खाता था। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं समझ गया अभी ये अस्ता व्यस्तता मेरे को भारी पड़ेगी। इसीलिए मैं आज 60-62 साल की उम्र में भी, प्रॉब्लम्स तो है ना, चश्मा है मेरे को, कान में कम सुनाई देता है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, बीच दांत टूट गया है 2-3 बीच में से, ये सब करना पड़ता है। लेकिन आज मैं सुबह उठेगा तो मेरे को चाय कॉफी कुछ नहीं पीना पड़ता है। सुबह उठ के पहला दाढ़ी करता हूँ, ब्रश करता हूँ। जब तक मैं दाढ़ी करता हूँ तब तक मेरे को संडास आता है, संडास में जाएगा, 2 मिनट में संडास किया, बाहर बेंच लपड़ा नहीं मांगता है। और फिर नहा धो के तैयार होके अपना काम धंधे पे चलने का। अभी रिटायर हूँ लेकिन पढ़ा ऑनलाइन तो लेक्चर्स में लेता हूँ, घंटे 2 घंटे 4-4 घंटे ले लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मुझे मजा आता है। और दोपहर का सुबह नाश्ता करता हूँ 9 बजे, जो कुछ दिया रहेगा, कांदा पोहा घर में जो कुछ बनाया रहेगा या बीवी बाहर से लेके आती देती है। दोपहर को 1 बजे खाना खाता हूँ, फिर 4 बजे कुछ थोड़ा खजूर वगैरह खाता हूँ। 7 बजे जो बीवी खाना नहीं बनाते हम लोग शाम को 7 बजे, फिर कुछ पोहा बनाया, उपमा बनाया, शीरा बनाया, या कुछ ये जो है मूंग मटकी, उसको धो ये किया, बॉईल किया और उबाल के खाया तो भी चलता है। और रात को खाना नहीं खाता है, तो इसकी वजह से आज मेरा वजन ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ठीक है, मेरे को कोई बाकी बीमारी नहीं, माँ बाप ने हेरिडिटरी जो दिया है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, थायराइड, ये कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ स्पॉन्डिलाइसिस, वजन बढ़ गया है, घुटना दर्द करता है, कान में सुनाई कम देता है, मशीन लगाने को तैयार नहीं, ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है। तो आज हम लोग बात करेंगे शारीरिक अस्त व्यस्तता। हर आदमी को अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में बोलना है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, जैसे मैं मॉडरेटर बोलेगा वैसे। पर क्या बोलना है भाई, मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले मुझे कौन सी बीमारी थी, आने के बाद में उस बीमारी का क्या हुआ, अपने आप ठीक हो गई कि क्या हुआ, फिर नई कौन सी बीमारी आई सोबराइटी में, चाहे जो भी है, 1 साल है 50 साल है, सोबराइटी जो भी है। मैं चाय कॉफी सिगरेट तंबाकू मावा क्या करता हूँ, चलता हूँ क्या, एसिडिटी होती है कि मेरे अच्छा लगने वाले मेरे 3 पदार्थ कौन से है, बुरा लगने वाले नहीं, मजा आता है करेला खाने को, किसको अच्छा लगता है यार। और मैं मोबाइल कितनी बार देखता हूँ, चश्मा मेरा कितना नंबर कभी मैं बदली किया हूँ, सुनाई कम देता है तो उसका, अभी मैं जाके डॉक्टर के पास से 500 रुपये देके मैंने ढूंढ के निकाला। वो बोला तुम्हारा लेफ्ट कान में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट कान में प्रॉब्लम है, उसका मशीन लगाओ। एक कान का 25,000 रुपया, 2 कान का 50,000 रुपया। मैं बोला दिया तेल लगा के, इतना पैसा नहीं, मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है भाई मेरे को अभी, तो ठीक है देखेंगे बाद में। दांत के डॉक्टर के पास हर 6 महीने 1 साल के बाद जाता हूँ। क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे को बहुत कंटाला आते, कई सारे लोग हैं जो साला, मेरे दोस्त लोग उठ के दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते, हम लोग को डॉक्टर के पास जाके कंटाला आता है। खाली ये मेंबर को पूछता है, दुकानदार को पूछता है, इसमें क्या लेने का, उसमें क्या लेने का, अपनी अकल से दवा लेने का, ये सब धंधा मैंने बंद कर दिया। आयुर्वेदिक पोद्दार हॉस्पिटल है, डॉक्टर जितना बोलेगा उतना करने का, डॉक्टर के अकल के बाहर। अपने को लिविंग सोबर में लिखा है, वेन एवर यू नीड यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प, व्यावसायिक मदद। मतलब दांत दर्द करता है तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पहले तो मैं एक पाउशर मारेगा तो दांत का दर्द मेरा गायब हो जाता था। आज अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में मेरी अस्ता व्यस्तता शराब पीने की वजह से और शराब बंद होने के बाद मेरी शारीरिक अस्ता व्यस्तता कौन सी है, हर आदमी को सोचना पड़ेगा 1 मिनट कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए मैंने क्या किया है, इतना सब करने के बावजूद मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका अल्कोहलिक अनोनिमस का 12 कदम से लेना तो है ही, क्योंकि 12 कदम से तो हमको अक्कल आई है। लेकिन इसके अलावा व्यावसायिक हेल्प लेना पड़ेगा। आलसी आदमी हूं मैं, और आरंभ शुरत हुआ है, आरंभ शुरत मतलब एक दिन जाके मैं 2 किलोमीटर चलेगा, दूसरा दिन पैर दर्द करता है करके बोलेगा दूसरा दांडी, तीसरा दांडी, ऐसे मेरा चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक अस्ताव्यस्तता। 30 बंदे हैं मुझे छोड़कर, कितने लोगों को शारीरिक बीमारी कुछ भी नहीं है तो भी बोल सकते कि भाई मेरे को आज की तारीख में कुछ भी बीमारी नहीं है, और जिसको है वो भी बोल सकता है, डायबिटीज वाला, ब्लड प्रेशर वाला, मूलव्याध वाला। जो लोग टनाटन है वो क्या करने से टनाटन है वो भी हमको बताइए, तो हमको भी अक्कल आएगी, क्योंकि बेवड़े को साला दूसरा कोई बोल के फायदा नहीं होता है, ये मेंबर बोलेगा तो ही उसको अक्कल आती है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, शारीरिक अस्ताव्यस्तता। मैंने अपने अनुभव बताए हैं, अभी मैं चुप बैठता हूँ और
रविकांत भाई और अभय भाई जो ऑर्गेनाइजर्स है वो मेंटर है, मॉनिटर करेंगे। धन्यवाद। ओवर। तो किसी भाई को अगर 5 से 7 मिनट शेयरिंग करना है तो प्लीज करिए। किसी भाई को अगर कोई शारीरिक तकलीफ है तो वो शेयर हॅलो, कर सकता है। बोला भाई। नमस्कार मित्रांनो, मी दारुड्या संतोष. हाय संतोष भाऊ. हाय हाय. केवळ ईश्वराचीच कृपा म्हणून मी आज येत राहतो म्हणूनच म्हणू शकतो की आता क्षण आपण दारूची गरज भासली नाही. एक चांगले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, श्रीधर भाऊनी सांगितलं शारीरिक अस्ताव्यस्तता. मित्रांनो, दारू पित होतो त्यावेळेस मला मूळव्याध पण होता. डोळ्यानं दिसायचं नाही, पेपर सुद्धा वाचता यायचं नाही. पण मला माहित नव्हतं की या दारूमुळे होत आहे बुवा. डॉक्टरकडे गेलो, डॉक्टर सांगायचे विलाज. मी तेवढा पूर्ण विलाज करायचो नाही, पण दारूच पिऊन टाकायचो. कालांतराने या अल्कोहोलिकच्या मीटिंगला आलो. माझा मूळव्याध डॉक्टरकडे बरा नाही झाला, पण या मीटिंगला सतत जुळून असल्यामुळं मूळव्याध कोणाकडे गेला, का गेला तेवढं तर मला माहिती नाही. पण 90 दिवसानंतर मला मित्रांनो डोळ्यानं न दिसणारं पेपर, आज लोकमत कोणता बी तरुण भारत असो, त्या कोणता बी पेपर असो, ते बारीक अक्षर वाचता यायचे नाही. डोळ्यानं कुणीकडे पाहायचं म्हणलं डोळ्याला पाणी यायचं मित्रांनो. एवढं काही म्हणजे कोणापाशी बसतो म्हणलं तर दारू पिण्याच्या काळात बसणं होय नाही. 5-10 मिनिटं बसलो की बस लगेच कुणीकडे चाललं जायचो. पण आज या अल्कोहोलिकच्या मीटिंग मध्ये आल्यामुळं माझं कुणीकडे गेलं ते म्हणजे हे आज 1 घंटा राहो, चाहे 1.5 घंटा राहो, चाहे 2 घंटा राहो, त्या मीटिंग मध्ये मी बसून राहतो. पण या अल्कोहोलिकच्या मीटिंग मध्ये येऊन मला माझ्या या बिमारीवर जे मात करण्याचे जे म्हणजे बगर पैशानं जे झालं ना मित्रांनो, हे माझा अनुभव मी सांगतो मित्रांनो. कारण की आज जे म्हणतात ना श्रीधर भाऊ, म्हणजे आता आज मीटिंग मध्ये आल्यानं काय फायदा आणि काय होतं ते मला एवढा फायदा झाला मित्रांनो. माझा मूळव्याध कुणीकडे गेला काही पता नाही. आणि पहिले जे माझे अंगात जेवढ्या काही बिमाऱ्या होत्या ते कुणीकडे गेल्या काही पताच नाही. डॉक्टरकडे जायचो, पण आजही मी बिमार पडलो ना मित्रांनो याच्या मीटिंग मध्ये असल्यामुळं. मी डॉक्टरकडे चला बा आता घरी होतच नाही, त्याच वेळेस मी डॉक्टरकडे जात असतो. कारण मला पण दाताचा प्रॉब्लेम आहे. दाढ उमळली की एकदम म्हणजे जास्त लेप आली तरच डॉक्टरकडे जातो. नाहीतर मी आपल्या मीटिंग मध्ये जुळून राहतो. त्या देवाले म्हणत असतो बाबा मला असं झालं तसं झालं. पण आज हातपाय तर सुद्धा दुखतात. पुन्हा सकाळी उठून 5 वाजता उठतो. माझ्या हातात एक धंदा आहे मित्रांनो, खरे विकत असतो मी. कारण सकाळीच मी कम से कम 30-40 खरे बनवत असतो. ते खरे बनवून त्याच्यानंतर मी बाहेर घुमायला जातो. अर्धा पाऊण घंटा थोडस म्हणजे अर्धा किलोमीटर तरी जातो. घुमून येतो, उड्या हातपाय हलवतो, उड्या मारतो आणि हे सगळं करत असतो त्या मीटिंग मध्ये असल्यामुळेच मित्रांनो. कारण आज मी या मीटिंग मुळे आज सुखी आहो, समाधी आहो आणि जिवंत आहो मित्रांनो. धन्यवाद भाऊ. संतोष भाऊ, तुमचं थँक्यू वय संतोष. किती आणि किती वर्ष सोबर आहात ते सांगा ना. वय किती आणि हा सोबर किती वर्ष ते सांगा. श्रीधर भाऊ आता 28 जानेवारीला 9 वर्ष म्हणजे कंप्लीट झाले. बर्थडे वगैरे झाला आणि 53 आता 6व्या महिन्यात कंप्लीट होतो. थँक्यू. और कोई भाई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, आवाज आ रही? हेलो। एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर भाई, बोलिए. हाँ, मैं अजय शराबी। ईश्वर हाय की अजय कृपा भाऊ. आप हाय ईश्वर की कृपा आप सभी अ, ये बांधव की मदद से मैं आज कोई शराब का घूंट लिया नहीं, सुखी और समाधानी हूँ दोस्तों। मेरा वो शराब जीवन 25-26 साल का रहा और उसमें ज्यादातर मैंने वो मैंने शराब आखिरी के साल में मेरे वो जो महुए की बोलते हैं, नाम खाली महुए की, लेकिन वो गुड़ की शराब रहती थी वो। तो उससे 45वें साल में मेरे को ये शुगर वो चालू हुआ मेरे को 45वें साल में। और मेरे ख्याल से लगता है मेरे को वो नाम तो महुए की दारू की है, लेकिन वो गुड़ की जो बनी रहती थी हमारे विदर्भ में, गुड़ की जो बनती दारू, महुआ कोई थोड़ा बहुत ऐसी डालते थे बोलते वो। उससे लगता है मुझे वो शुगर हुआ मेरे को वो दारू से। और शुगर चालू हो गया, फिर उसके बाद में मेरी बीपी भी बढ़ने लगी और पूरा मेरा जीवन भी ऐसे ही अस्त व्यस्त हुआ था ऐसी। और 40वें साल में तो चश्मा भी लगा था मेरे को। और ये सब चलते रहा सिलसिला। मैंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश किया, 12-13 प्रयत्न किए मैंने टोटल।
हर किसी में मैं नाकाम रहा, लेकिन आखिरी में मेरे को एक ए में ये का ही अच्छा मेरे को बोले तो प्रोग्राम अच्छा लगा। मेरी भी ए में भी मेरी अस्त व्यस्तता बहुत हुई थी। मैं 2-3 बार स्लिप हुआ। मैं पहले 2 महीने सोबर रहा, फिर बाद में 3 महीने सोबर रहा। फिर भी वो मेरा दारू का ऑप्शन बोले तो जल्दी निकलता नहीं था। कोई ना कोई कारण की वजह से मेरे हाथ में शराब आती थी। लेकिन मेरा चौथा एक्सीडेंट हुआ ऐसा भारी, बिना गाड़ी घोड़े से, रोड स्लिप, सीमेंट रोड पे। तब से मैंने, मेरी ये तो चालू थी मेरी, क्योंकि ये के बारे में जानकारी थी। मैंने वो बोला बस अभी एक तो ये नहीं तो दूसरा है अपना ऊपर की टिकट। बस ऐसे सोचा मैंने। ऐसी 14 तारीख, 14 मई के दिन था 2020 का। सवेरे पैठे उठ के मैं प्रार्थना किया अपनी, जिस भगवान को मानता हूँ मैं, और अपना पूरा गत जीवन का पूरा झांक के मैंने ये किया कि नहीं अभी मैं शराब नहीं पी सकता। बस उस दिन से मैं आज तक दारू का घोट अभी तक लिया नहीं हूँ। और वो और अच्छा, वो 1 घंटा बैठा मैं ध्यान, 11वां पायरी का ध्यान, प्रार्थना करके ध्यान किया मैंने। पूरा जीवन का झांक के देखा और पूरा बंदे तब से ठान लिया कि नहीं अभी अपना बस ये के सिवा अपना दूसरा कोई चारा नहीं अभी। बस आज आज 14 मई 2020 से आज तक मैं कोई अभी शराब के हाथ में लिया नहीं और पिया नहीं हूँ। आपकी मदद की वजह से एक दिन का आधार लेके। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। थैंक यू अजय भाऊ, थैंक यू वेरी मच। रमाकांत भाऊ नमस्ते। बोला ना भाऊ, बोला बोला। कुमार बात कर रहा हूँ, नवजीवन समूह नासिक से। बोलो ना कुमार भाऊ। अल्कोहलिक हूँ मैं। और क्या श्रीधर भाऊ ने बोला है कि अगर ये तो जो मराठीत बोललं तरी चालेल. कुमार हा दादा हा मराठीत बोललं तरी चालेल, बोला मराठीत. श्रीधर भाऊने जेव्हा सांगितलं ना की तुम्हाला हे जर कंट्रोल करायचं असेल तर रिझनमेंट सोडावं लागेल. मला पण ऍक्च्युली चष्मा लहानपणापासूनच आहे, म्हणजे 10वीत होतो तेव्हापासून चष्मा आहे. अं, त्यावेळेस मी गुटखा मावा जास्त खायचो. आमच्या विदर्भात खर्रा म्हणतात त्याला, ते खायचो. त्याच्यामुळे आता दाताचा प्रॉब्लेम झाला. वय 53 आहे माझं. ये मध्ये येऊन 15 वर्ष झाले. पण या 14-15 वर्षात मला आत्ता अलीकडे एक 4-5 वर्ष झाले की थोडासा स्पॉन्डिलायटिसचा त्रास चालू झाला. पण त्याच्यावर मी आयुर्वेदिक हे करतो. पण हे ते सांगितलं ना आरंभ शूर आहो आम्ही. मी पण ते योगाचं एक मला वाटतं श्रीधर भाऊच्याच याच्यात होतो मी लिव्हिंग सोबर मध्ये. त्यावेळेस त्यांनी पण सांगितलं होतं की हा प्रोटोकॉल फॉलो करावा लागेल म्हणून शारीरिक साठी, अस्ताव्यस्ततेसाठी. त्यावेळेस मी हे केलं, आपलं एक जॉईन केलं होतं योगा कोर्स पण केला, 2000 भरले. आता त्याचे फॉलोअप लिंक येतात. आता ते काय सात कन्सिस्टन्सी नाही, असा सगळा प्रकार आहे. आता कानात थोडा प्रॉब्लेम चालू झाला आहे. हे हेडफोन वाजतो असतं ना कानात, कारण मी मिटिंग जास्त करतो आणि रात्री 1-1.5 तास आपला हे बाकीचं व्हॉट्सअप वगैरे हे जे असतं ते बघतो. पण माझ्या स्पॉन्सरनी पण हेच वाक्य जे श्रीधर भाऊ बोलले ना, तेच वाक्य त्यांनी सांगितलेलं आहे. मी जर कार्यक्रम व्यवस्थित चांगला घेतला, म्हणजे हे जर माझ्यातल्या स्वभाव दोष जर गेले, म्हणजे राग हे अहंकार, खुन्नस वगैरे, तर कंट्रोल होऊ शकते. मला बीपी वगैरे काही नाही, बीपी नाही, मला शुगर नाही, असा काही प्रॉब्लेम नाही. काय म्हणते, श्रीधर भाऊ सारखाच आहे मी मिरच्या खाण्यात, पण मी त्याच्यावर पण कंट्रोल केलं. मला त्याच्यामुळं मूळव्याध हा प्रकार नाही. पोट कधी कधी खराब होतं, पण मी त्याच्यावर ट्रीटमेंट घेतो. मात्र माझा आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे, वयस्कर आहे. आता त्यांच्याकडे मी आता ते स्पॉन्डिलायटिसचा त्रास झाला, माझी कंबर दुखायची आणि त्रास व्हायचा मला, आणि जॉईंट पेनचा त्रास आहे, वाताचा त्रास असल्यामुळे त्यांच्याकडे माझं ट्रीटमेंट चाललं आहे. आता उद्या परवाच मी जाईन त्यांच्याकडे, एक्सरे काढलेले आहे मी. हा फायदा जो आहे शारीरिक याच्यासाठी, आय वॉज व्हेरी केअरलेस. मी एकदम निष्काळजी होतो, जाएंगे करेंगे. पण अलीकडे मी हे मध्ये आल्यामुळं यांचं ऐकायला लागलो आणि मी करतो ते. मला डॉक्टरनी जसं सांगितलं इमिडिएट गेलो मी नाशिकला मी ते सगळं एक्सरे वगैरे काढला, बीपी चेक केला माझा, शुगर चेक केला, शुगर वगैरे नील आहे माझं. हे 2 प्रॉब्लेम आहे याच्यात. पण मला माहिती आहे माझं कुठं चुकतं आहे. मध्यंतरी मी जेव्हा योगा चालू केलं होतं, फिरत वगैरे नव्हतो मी, योगा वगैरे क्लासेस जेव्हा करायचो मी कंटिन्यू करायचो, म्हणजे अर्धा तास 1 तास बसायचो, मेडिटेशन करायचो, एक 15-20 मिनिट, 20 मिनिटाचं मेडिटेशन असायचं क्लास. त्यावेळेस मात्र माझ्या फिजिकल याच्यावर हे झालं होतं, फिटनेस वाटायला लागलं होतं.
इव्हन मी आता मागच्या वर्षी जिम पण जॉईन केला होता. 3-4 महिने मला बरं वाटलं. त्यामुळे पण माझ्यात सातत्य नसल्यामुळे हे करू शकत नाही. हे केलं तर नक्की होते. माझा अनुभव आहे स्वतःचा की माझ्या बिमारीवर मी मात करू शकतो. थँक्यू मित्रांनो, मला बोलायची संधी दिली. हॅलो. बोला भाऊ, बोला अविनाश. आवाज येतो ना? नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अविनाश आहे. मी दारुडा आहे किंवा परमेश्वराची कृपा आहे, अल्कोहोलिक अनोनिमसची साथ आणि आपल्या बांधवांचं प्रेम यामुळे आज दारूच्या पहिल्या विषारी घोटापासून दूर आहे. मला ए मध्ये येऊन काही महिने झाले आहे. शारीरिक अस्तव्यस्तता खेड्यामध्ये वाढलं असल्यामुळे लहानपण खेड्यामध्ये गेलं असल्यामुळे कॉलेज लाईफ मध्ये एक चांगला व्यायाम क्रिकेट खेळत असल्यामुळं मला शारीरिक अस्तव्यस्तता म्हणजे फिजिकली तरी मी फिट आहे. चालणे, व्यायाम, खेळणे एकदम सगळं खेड्यासारख्या वातावरणामध्ये असल्यामुळं लहानपणापासून तर त्या गोष्टी चांगल्या झाल्या. पण दारू पिण्याच्या काळामध्ये नक्कीच या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आज मी एका खूप मोठ्या समस्येशी झुंजत आहे. माझ्या दोन्ही पायाला खूप मुंग्या येतात आणि मी जास्त वेळ एका जागी उभं राहू शकत नाही. 10, 15, 20 मिनिट, अर्धा तास जास्तीत जास्त उभा राहू शकतो. त्यानंतर मला बसावंच लागते. आणि एवढे अन्याय अत्याचार केले शरीरावर, एवढ्या विविध प्रकारची कसलीही दारू, कुठलीही दारू, काही म्हणजे आज आठवण काढली तर असं वाटतं की ते नालीतलं पाणी जरी दिलं असेल कोणी दारू म्हणून तरी ती पिली असेल. पण ते परमेश्वराची कृपा, ईश्वराची कृपा होती. जेव्हा ए मध्ये आलो 2-3 महिन्यानंतर माझ्या इनिशियल स्पॉन्सर सोबत पूर्ण बॉडी चेकअप केली आणि माझे पाय जळत असल्यामुळे सांगितलं की त्यांनी की तुम्ही शुगर चेक करा आणि मला लो शुगर निघाला आणि मी दिवसभर फार टेन्शन मध्ये होतो. बाकी शरीरामध्ये किडनी, लिव्हर, थायरॉइड काही झालं नाही. मी अक्षरशः अवाक झालो. परमेश्वराची कृपा म्हणलं की एवढे शरीरावर अगणित अत्याचार केलेत, एवढ्या वाईट पद्धतीनं दारू पिलो मी, तरी आज परमेश्वराची कृपा आहे म्हणलं की माझं पॅनक्रियास व्यवस्थित आहे, B12 व्यवस्थित आहे आणि जेवण जातो. आणि ए मध्ये आलो होतो तेव्हा माझा पॅन्ट असा खाली जात होता. मी पॅन्ट एका हाताने ओढून मी अख्ख्या पूर्ण गावातून खेड्यातून मी दारू पीत फिरायचो. पॅन्ट माझा खाली जायचा, चप्पल तुटलेली असायची, शारीरिक एकदम पोट एकदम वाळून गेलो होतो मी, जेवण जायचं नाही, एकदम वाईट अवस्था झाली होती. साधारण मी 70-75 किलोचा, मी एक 58-60 किलोवर आलो होतो. लोक बघितल्यावर लोक म्हणायचे की हा एक तर पागल झालेला नाही तर लवकर मरणार आहे. पण मध्ये आलो, दारू थांबली, हळूहळू जेवण वाढलं, घरचे चांगलं जेवण द्यायला लागले. एवढी वयोवृद्ध होते तेव्हा मी एकटाच राहायचो, पत्नीसोबत राहायचो नाही, गावी राहायचो. आणि मी पहिले सांगितल्याप्रमाणे लहानपणापासून मैदानी खेळ जास्त खेळत असल्यामुळे माझी शारीरिक रिकव्हरी लवकर झाली. पण मी शेवटच्या टप्प्यात असं होतं की माझ्या दोन्ही पायाला चालता येत नव्हतं. मी लंगडत दारू प्यायला जायचो आणि शेवटी तो पाय आज 7-8 महिन्यानंतर सुद्धा पायाची आग एक 10% तरी आहे. नाही तर दोन्ही पायाच्या पार गुडघ्यापर्यंत मला मुंग्या यायच्या. आणि एवढं ते मुंग्या आता कमी झाल्यात, शुगर कमी निघाली. मला बांधव बोलले की ते परमेश्वराची कृपा म्हणे, गोड खाल्ला. 1 महिन्यानंतर पुन्हा चेक केली, नॉर्मल आली. आणि शारीरिक अस्तव्यस्ततेमध्ये आणि मित्रांनो याच काळामध्ये मला चष्मा अजिबात आवडत नाही. पण फक्त आणि फक्त मोबाईल बघता वेळेस मला चष्म्याची गरज लागत आहे. कान व्यवस्थित आहेत, पण आता तो चष्मा सुद्धा मला कमी करायचा आहे म्हणून मी प्रयत्न करतोय की मला चष्मा लावायचा नाही. अशा प्रकारे शारीरिक अस्तव्यस्तता झालेली आहे. मला बोलायची संधी दिली. धन्यवाद. थँक्यू अविनाश भाऊ. शंकर दारुल्या.
मेरी मित्राची साथ म्हणून आज दारूचा घूट घेतला नाही, एक आनंदी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, मी या मीटिंगला 2017 मध्ये जुडलो होतो. तेव्हा माझा मानसिक दवाखान्यामध्ये ट्रीटमेंट चालू होती मित्रांनो. कारण माझा डॉक्टर सांगत होता मला दारू नको पिऊ, पण मी मित्रांनो दारूच पित होतो. तेव्हा मानसिक त्रास होत होता. आणि मित्रांनो, मी मीटिंगला जुडलो 2017 मध्ये. तेव्हापासून मित्रांनो मी त्या गोळ्या बंद केल्या, दवाखाना बंद करून दिला. तेव्हापासून माझं चांगलं आहे, सगळं शरीर चांगलं आहे. पण मित्रांनो 5 वर्ष झालं मला दारू पासून दूर, पण माझा खर्रा नाही बंद होता मित्रांनो. आमच्या विदर्भामध्ये खर्रा खूप चालते मित्रांनो. मी खेड्यातून राहतो, खेड्यामध्येच. आणि माझं पूर्ण शरीर पूर्ण बरोबर आहे, पण माझं ते तोंड आहे ना, तोंड मित्रांनो एकच बोट घुसते. मी आज 1 महिना मित्रांनो खर्रा बंद केलाय, तरी पण मित्रांनो माझं खऱ्याचं आकर्षण नाही गेलंय माझ्यामधून. 1 महिना आलाय फक्त, आज जानेवारी पासून खर्रा बंद केलाय. भीती आज का खर्रा चालू होणार बा म्हणून मित्रांनो. मला बोलण्याची संधी दिली मित्रांनो, धन्यवाद. थँक्यू शंकर भाऊ. चला, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं शराबी हूँ. हम लोग अस्ताव्यस्तता के बारे में चर्चा कर रहे हैं. अस्ताव्यस्तता का पहला एंगल जो काफी आसान है और काफी झटके में समझ में आता है, वो है शारीरिक अस्ताव्यस्तता. और शारीरिक अस्ताव्यस्तता के बाद में हम जाएंगे आर्थिक अस्ताव्यस्तता के बारे में चर्चा करेंगे. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले हमारी अवस्था कैसी थी और आज हमारी अवस्था कैसी है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा. आर्थिक अस्ताव्यस्तता के बारे में हमने पहले तो 3-4 सवाल के जवाब दिए हैं 12 सवाल में, लेकिन ये तो शराब बंद करने के पहले वाले सवाल के जवाब. आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, शराब से दूर रहने के बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है. तो जो हमेशा वाले सवाल है वो नोकरी गई क्या, धंदा गया क्या, खिशात पैसे आहेत तर इतरांची गरज असते, असे होतं का, धंद्याची वाट लागली, खर्च वाढला, उत्पन्न तेवढंच राहिलं, चिंता, उधारी परत येत नाही, धंदा चालत नाही, टेन्शन आहे, भविष्य काळाची चिंता, भीती, वाढत्या वयामुळे अकार्यक्षमता, उत्पन्न कमी झाले, पिताना डेअरिंगमुळे कामं मिळायची, नंतर कामं नाही मिळत, बाहेर गावी मीटिंग कार्यक्रमाला जायचं असेल तर पैसे नसतात. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आर्थिक अस्ताव्यस्तता के बारे में मेरे स्पॉन्सर ने बुक्कड़ था. मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे डिसिप्लिन दिया, शिस्त लगा के दिया, और मुझे ये बताया गया कि देखो भाई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तुम जिंदगी भर तो बुक्कड़ नहीं रहोगे, तो कुछ करना पड़ेगा. तो मैं जब ए में आया था तब मैं धंधा करता था, मैं माल लाता था बॉम्बे से और भिवंडी में बेचता था. तो मेरे स्पॉन्सर थे अनिल डी, उन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि भाई तू धंधा करने से अच्छा तू नौकरी करना, वो तेरे को अच्छा पड़ेगा और तेरा भारी ये हो जाएगा. तो मैंने उनकी बात सुनी, धंधा आहिस्ता आहिस्ता 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बंद किया. नौकरी तुरंत मेरे को मिल गई, नौकरी में मैं सेटल डाउन हो गया, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नौकरी बदलते गया. मैं फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने सब तरह के नौकरी किया, दुकान चलाया, होलसेल चलाया, फार्मा कंपनी में काम किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया, मेडिकल स्टोर चलाया. और फिर जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वो एक दिन सोबराइटी में मेरे को 10 साल की सोबराइटी के बाद में मेरा दुकान बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, फिर मेरे को दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी. फिर मैं वापस पढ़ाई किया, मैं रोते बैठा था, मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को समझाया, मेरा बीबी ने और मेरी माँ ने मेरे को लात मार के घर में से बाहर निकाला है, साला इधर बैठ के खाएगा तू, तेरे बाप के राज है, चल फट, काम करना पड़ेगा तेरे को. तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आने की वजह से 10 साल में सोबर था और मेरी नौकरी गई थी. फिर मैं फार्मेसी छोड़ के लॉ में आ गया. मैं LLM भी था, LLM किया, फिर थाना कॉलेज में किया, सिद्धार्थ अम्बेडकर, फिर यूनिवर्सिटी. अभी मैं रिटायर हो गया हूँ. नेट किया, PhD किया. ये सब जो मेरा आगे चल के जो हुआ है, आर्थिक और व्यावसायिक दोनों मिक्स चलते हैं, साथ में चलते हैं. व्यावसायिक भी इसके साथ में ही आएगा. व्यावसायिक में हम लोग को काम धंधा देखना पड़ेगा, तभी हमको तो ये सब आएगा ना. व्यावसायिक और आर्थिक जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं. तो जैसे जैसे नौकरी आएगी, पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो पहले सबसे मेरे को बताया कि 6 महीने का प्रूडेंट रिजर्व जो है वो उसका एक FD बनाओ और बीबी के हाथ में दे दो. पहले मैंने वो काम किया. फिर बाद में RD चालू किया. फिर मैंने
बेटी के नाम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना चालू किया। मैंने ऐसे 6.5 8 साल के 3 साइकिल किए। मेरा स्पॉन्सर का सुन के मैंने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं पोस्ट ऑफिस की सब देख रहा था, क्या बोलता है उसको, एडवर्टीजमेंट। दादर स्टेशन में मैं खड़ा रह के लिख के ले रहा था। मेरी उम्र 45 साल थी। तो पैसा तो आते गया, खर्चा होते गया, लेकिन फिर उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि टर्म इंश्योरेंस निकालो। मुझे समझ में नहीं आता था टर्म इंश्योरेंस क्या होता है साला। तो मुझे बताया, मेरा स्पॉन्सर ने बताया, दोस्त लोगों ने बताया, ए मेंबर ने बताया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास में गया। ने बोला मर गया तो पैसा भाई, तो ये सस्ता होता है। बाकी जो टर्म इंश्योरेंस जिंदा वाला पैसा, वो जो एंडोमेंट वाला होता है वो महंगा आता है, उसके अपने औकात नहीं है। तो टर्म इंश्योरेंस निकालने का तो साल का 2,000 रुपया 1,500 रुपया जैसे अपनी उम्र रहेगी उसके हिसाब से मिलता है। जितना जल्दी निकालो उतना कर अच्छा होता है। तो पहला मैं टर्म इंश्योरेंस निकाला, आरडी निकाला, एक किसान विकास पत्र लिया, पीएफ का अकाउंट, पीपीएफ का अकाउंट खोला। मेरे पास आज हमारे तीनों घर में 3 आदमी है, मियाँ बीबी और बेटी, तीनों के नाम से पीपीएफ का अकाउंट है। तो पीपीएफ का अकाउंट में पैसे हर साल कम से कम 500 1,000 रुपया भरना पड़ता है उसका। तो पीपीएफ गया। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ गई वैसे मैं शेयर मार्केट में उतरा। फिर मेरे को समझ में आया साला ये अपने बाप से होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम लगता है और बहुत पेशेंस मांगता है। तो अपन साला बेवड़ा आदमी, पेशेंस नहीं है अपने पास। और दूसरा ये है कि उसमें साला फिर गैम्बलिंग जैसे आदत लगने की संभावना मुझे नजर आई। आई एम अ पोटेंट गैम्बलर मैं बोलता हूँ। मतलब पत्ते खेलने वाले, मेरे को पत्ते में से ज्यादा समझता नहीं, लेकिन मैं फिर पत्ते खेलते खेलते देखते देखते लोगों को बोलेगा हाँ ये इधर का कर, इधर का कर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं फिर शेयर मार्केट से बाहर निकला, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। फिर आज मैं 2 4 म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हूँ। मेरे को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन मैंने जो पैसा जमा किया वो पैसा मेरे को वापस मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अभी 1.5 साल हो गया मेरे को नहीं मिला। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसके हिसाब से चलते रहता है। लेकिन देखेंगे आगे चल के क्या होता है। बहुत सारा पैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है। और मैं आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद किटी बॉक्स में पैसा डाल सकता हूँ। बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीएसओ को पैसा देता हूँ, इंटर ग्रुप को पैसा देता हूँ। कोई बीमार आदमी है तो हॉस्पिटल में जाके मैं हर साल मेरी माँ के नाम से डोनेशन देता हूँ। बाद में विपश्यना में डोनेशन देता हूँ। भले अपने औकात के हिसाब से देता हूँ, लेकिन देता हूँ मैं हर साल थोड़ा थोड़ा देता हूँ। वो जो इसमें जो है क्या बोलता है उसका, बाबा आमटे वाला जो है उसको भी 2 4 बार मैंने दिया है। और मेरी मिसेज जो है वो एजुकेशन में बच्चे लोगों को हेल्प करती है, वो भी प्रोफेसर है। तो उनके कॉलेज में मालूम है किसी को भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो बच्चे लोग बोलता है जा जा तू मैडम के पास चल। तो वो पूछती है बाबा तेरे को कितना पैसा चाहिए, कौन सा हॉस्टल में रहता है, सब खबर निकालती है और पैसा दे देती है। बोलना वापस पैसा मेरे को देने का नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पैसा तो अपने आप आएगा ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं। बेवड़ा पागल चुतिया अक्कल नहीं, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्रॉब्लम जो है पैसे के, आज पैसा नहीं रहेगा जेब में तो अस्वस्थ रहता था पहले। अभी ऐसा नहीं होता है, अपने को मालूम है अपने पास कितना है। पासबुक देखेगा तो 2 ख्याल दिमाग में आता है। पहला ख्याल आता है कि ये पैसा साला कितना दिन तक चलेगा, और दूसरा ख्याल आता है ये पैसा उड़ाने के लिए कितना दिन लगेगा। तो मैं हमेशा हंसता हूँ, बोलता हूँ साला दारू पीऊंगा मैं आज तो 8 15 दिन में ये पूरा पैसे के वाट लगा सकता हूँ मैं। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अस्ता व्यस्तता के बारे में, शराब पीते समय आर्थिक अवस्था कैसी थी, अभी सोबराइटी में मेरी आर्थिक अवस्था कैसी है, ये सब सोचना पड़ेगा। तो हर आदमी को इसके बारे में अपना अनुभव बताना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ और ये सब्जेक्ट के बारे में जिसको शेयर करना है कर देता। ओवर टू मेंटर, थैंक यू। आज हमने तय किया था शारीरिक, आर्थिक और व्यावसायिक अस्ताव्यस्तता के बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक के बारे में मैंने अपना अनुभव बताया, आर्थिक व्यावसायिक के बारे में भी अनुभव बताया। अगली बार हम लोग तारीख 12 तारीख को शनिचर को आखिरी वाला अपना ये फर्स्ट स्टेप का वर्कशॉप का आखिरी दिन रहेगा। उसमें हम मानसिक अस्ताव्यस्तता, भावनिक अस्ताव्यस्तता, कौटुंबिक अस्ताव्यस्तता, कायदेशीर अस्ताव्यस्तता, इनके बारे में बात करेंगे और फिर खत्म करेंगे। फिर नमस्कार मित्रांनो, मी दारुड्या संतोष. काय संतोष भाऊ? केवळ ईश्वराचीच कृपा म्हणून मी आज येत राहतो. म्हणूनच म्हणू शकतो की आताशी आपण दारूची गरज भासली नाही. एक चांगलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो, आर्थिक अस्तव्यस्तता
मित्रांनो, दारू पित होतो त्या काळात म्हणजे माझा पगार तर मी अर्धा इकून तिकून उसळीवारी काढूनच आपला दारू पियाचो. आणि पगार झाला तर घरी ज्यावेळेस पगार व्हायचा ना मित्रांनो, बायको विचारायची पगार झाला का? मी हो. तिच्या हातात ज्यावेळेस मी पैसे द्यायचो ना मित्रांनो, ते मनाचे एवढे पैसे, अरे पगारच नाही झाला, एवढाच झाला. मी तिला म्हणजे लबाड बोलायचो मित्रांनो. एवढं काही तिला म्हणजे ठक्क करून टाकायचो की ते विचारूच नका. आणि माझ्या समाजात तर मित्रांनो मला दारू पिऊन दिसलं की ते विचारूच नका. माझ्या घरची बायको सांगत डेली मारझोड, डेली एक दिवस असंच खाली नाही जायचा. समाजात असो, कार्यक्षेत्रात असो. आणि आर्थिक म्हणजे एवढं म्हणजे हे होऊन गेलं तर माझं नुकसान की मला स्वतः माझ्या मुलांना कपडे घ्या सुद्धा साठी मला पैसे नाही राहायचे मित्रांनो. पगार सुद्धा पुराचा नाही. शाळेत जायचं आहे, आता मुलगा जाणार बा, त्याला 2 रुपये द्या, आपण त्याला 2 रुपये सुद्धा द्यायची परिस्थिती नव्हती मित्रांनो. पण या अल्कोहोलिकच्या मीटिंग मध्ये आलो, माझ्या देवरूपी बांधवाचं ऐकून शिकण्याचा प्रयत्न केला ना मित्रांनो. आज आर्थिक म्हणलं तर पहिले दारू पिण्याच्या काळात माझ्या घरात उंदराला खायला सापडायचं नाही. बायको इकून तिकून उसनवारी करून आणायची. का महिना काढायचा, पण महिना संपल्यावर मित्रांनो ज्यावेळेस घरात भरायची ना, ते वाटताच अर्ध्यापेक्षा जास्त वाटत चाललं जायचं. कारण उंदराला सुद्धा खायला भेटत नव्हतं. खाली भांडे पाडायचे मित्रांनो, झोप नाही लागायची. पण आज मी आपला म्हणजे आर्थिक परिस्थिती चांगला आहो, कारण या मीटिंग मध्ये असल्यामुळंच माझ्या बांधवाचं ऐकून शिकण्याचा प्रयत्न करतो ना. तर आजचा दिवस मी आज 11 वाजेपर्यंत माझ्या अंगात तर आळस कसाच नाही मित्रांनो. 11 वाजेपर्यंत राहतो मी. धंदा जे आहे माझा कम से कम 50 खरी विकत असतो दिवसभराची, पण मी स्वतःच करत असतो. मला 3 मुलं आहे. तिन्ही मुलं म्हणजे 21, 22, 20च्या वरतच आहे. पण आज मी माझा धंदा माझ्या स्वतःच्या भरोश्यावर चालवतो मित्रांनो, कारण या मीटिंग मुळे चालवतो. नाही तर आज माझी म्हणजे आळस नावाची जी जर असते ना मित्रांनो, सकाळी 5 वाजता उठतो, इकडे तिकडे धावून उड्या माळ्या मारून आपला धंदा पाणी करून 8:30ला ड्युटीला जातो. 5 वाजेपर्यंत आपल्या साईडवर घुमत राहतो, काही ना काही काम करत राहतो मित्रांनो. म्हणून म्हणू शकतो मित्रांनो, आजची आर्थिक परिस्थिती माझी चांगली आहे. झुंजर सुद्धा म्हणजे काही भांडे फाडताना दिसत नाही, पोट भरून खाऊन चालले जातात चुपचाप. आज अशी माझी ए मध्ये असल्यामुळे परिस्थिती आमच्या, म्हणून मी शकतो मला की जेवढं समजलं तेवढं सांगण्याचा प्रयत्न केला. धन्यवाद श्रीकांत भाऊ. जी नमस्कार मित्रांनो, मी अनंत एक अट्टल बेवडा आहे. केवळ ईश्वराची कृपा. हाय केवळ ईश्वराची कृपा. अल्कोहोलिक्स अनोनिमस सुंदर कार्यक्रम, आपल्या बांधवाचा साथ. त्यामुळे आज विषारी दारूचा घूट घेतला नाही मित्रांनो. आणि अस्ताव्यस्त जीवनाला कुठतरी सावरत एक दिवसाच्या हिशोबाने व्यवस्थित जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो मित्रांनो. आर्थिक अस्ताव्यस्त बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर साताराहून सांगितलं की फार्मसी मध्ये त्यांचं काम होतं. माझं पण सेम तसंच होतं. लहानपणीपासून स्ट्रगलिंग लाईफ जगत आलो. एक कुठेतरी स्वतःच्या मेडिकल स्टोअर ओपन केलं. दारूमध्ये मेडिकल स्टोअरही गेलं. त्याच्यानंतर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हचा जॉब लागला. 7 वर्ष तोही गेला. त्याच्यानंतर परिस्थिती खूप बिकट झाली. त्याच्यानंतर माझी बायको सुद्धा मला सोडून गेली. आज 3.5 वर्ष झाले ती माझ्यापासून दूर आहे. मी माझ्या परिवाराच्या दूर आहे, घरच्यांच्या दूर आहे. आज कुठेतरी एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये माझी फील्ड सोडून मी दुसऱ्या ह्याच्यात म्हणजे फिश पॉन्डच्या ह्याच्यामध्ये मी काम करत आहे. जुनं जे काही माझं म्हणजे अस्तव्यस्तता होती फायनान्शियली, त्याचं एवढंच का माझ्यावर असं म्हणजे बऱ्यापैकी मी कर्ज वगैरे करून ठेवलं नव्हतं. जे काही छोटं मोठं कर्ज होतं आज ते अजूनही आहे 50-60 हजाराचं. परंतु आज मी 4 पासून मी कामाची सुरुवात केली. आज 15-16 हजार पर्यंत मला पेमेंट मिळतो. आज एकटाच आहे. परंतु आता कोर्ट मॅटर सुरू असल्यामुळे मी कोर्टात पैसे भरत होतो कंटिन्यू, पण ईश्वराची कृपा झाली मित्रांनो. काल यवतमाळला गेलो होतो मी कोर्टामध्ये, तर त्यांनी सेटलमेंट करायसाठी तयार झाले आहे. माझ्या सासऱ्याकडचे बायको वगैरे. तर हा कुठेतरी एक ईश्वराचा चमत्कार असं माझ्यासारख्या बेवड्यासाठी. आणि परंतु
मला असं बनायचं आहे की आर्थिक अस्तव्यस्तता माझी अजूनही कायम आहे. मला आजही पैसे हाताळता येत नाही, कारण की माझा खर्चच एवढा दिवसभरामध्ये असतो की मी शिल्लक काहीच ठेवू शकत नाही. रोजे विचार करून त्याच्यावर इम्प्लिमेंट होत नाही आहे. जसं की मी खर्चाचं आता जे बऱ्याच बांधवांनी शेअर केलं, मी रोजे विचार करतो की उद्यापासून बंद, उद्यापासून बंद, पण माझा उद्या कधी निघतच नाही. आज सकाळी चोकलो मित्रांनो, परंतु दुपारचा चहा घेतल्यानंतर मला म्हणजे कंट्रोलच करता आलं नाही. मला खर्रा घ्यावंच लागलं. मित्रांनो, ईश्वराची कृपा आहे की दारूचे विचार येत नाही. परिस्थिती खूप कधी कधी हाताबाहेर जाते. लोकांचं ऐकून घेतो आणि स्वीकार करतो की माझ्या ज्या चुका झालेल्या आहेत त्याला कारणीभूत मीच आहे. परंतु आर्थिक मॅनेजमेंट मित्रांनो अजून जमलेलं नाही. आज आता जसं माझ्या पत्नीने मला काल म्हटलं की मला असं पाहिजे तसं पाहिजे, म्हणजे बरंच प्रेशर त्यांनी मला काल प्रेशराईज केलं की आता जुन्यासारखं जमणार नाही, तुम्हाला चांगलं हँडल करावं लागेल. मुलगी आहे 15-16 वर्षाची, तिचं भविष्य काय आहे, तुमच्याकडे रुपया शिल्लक नाही, एवढे वर्ष मेडिकलचं दुकान लावलं होतं, काहीच ठेवलं नाही, असं तसं त्यांनी बऱ्याच बोललं मला. परंतु मी माझ्या ओव्हर टाइमरला माझ्या स्पॉन्सरला वगैरे विचारलं, परंतु मी हा प्रश्न अजून कोणा समोर उपस्थित नाही केला की फायनान्शियल मॅनेजमेंट मला कसं करावं लागेल. आणि माझे बरेच काही स्वप्न आहे अजूनही, ते पूर्ण करण्याच्या मार्गावर अजून नाही मी, कारण तेवढं सक्षम बनलेलो नाही, कारण नवागत आहे मी अजून ए मध्ये. मला फक्त 1.5 वर्ष झालं सोबारिटी मध्ये. तर असा माझा प्रश्न आहे की थोडस मार्गदर्शन करावं बा. आर्थिक विवंचनेमध्ये आहे मी, तर कसं मॅनेजमेंट करता येईल मला. धन्यवाद भाऊ. धन्यवाद अनंता भाऊ, धन्यवाद. अनंत भाऊ, स्पॉन्सर घ्या, तुमच्या गावातला स्पॉन्सर घ्या, त्याच्याशी सगळं बोला, हळूहळू व्यवस्थित होणार, नक्की होणार व्यवस्थित. धन्यवाद. ओव्हर. ओके, थँक्यू भाऊ. दोस्तों और किसी भाई को करना है आर्थिक अस्वस्थता के ऊपर शेयर तो करिए प्लीज. पुढच्या वेळेला मानसिक आणि भावनिक अस्ताव्यस्तता, सामाजिक अस्ताव्यस्तता आणि कायदेशीर अस्ताव्यस्तता. दैट्स ऑल. थैंक यू. ओवर. ठीक है. अभी अगली बार सामाजिक अस्ताव्यस्तता, भावनिक अस्ताव्यस्तता और कायदेशीर अस्ताव्यस्तता, 3 चीजें करना है तो खत्म हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. ओके. ओवर.